हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे डिफरेंस बिटवीन मेटाप्लेजिया, डिस्प्लेजिया एंड एनाप्लेजिया। काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है फ्रॉम सेल्फ एडेप्टेशंस और इस टॉपिक से अभी एम्स एमएससी में इसी साल एक क्वेश्चन भी आया था। सो आई थॉट कि इस टॉपिक को कवर किया जाए, क्योंकि अक्सर मेरे से स्टूडेंट्स ये डिस्कस करते हैं कि इस टॉपिक को पढ़ने के बाद पढ़ते वक्त ऐसा लगता है कि हाँ ये आ गया, समझ आ गया, बट जब अक्सर क्वेश्चन में ये तीनों टर्म्स एक साथ दे दिए जाते हैं और लैंग्वेज थोड़ी सी ऊपर नीचे कर दी जाती है तो हम फंस जाते हैं और आंसर हमारा गलत हो जाता है। तो इस टॉपिक के बाद, इस वीडियो के बाद हमारा 1 नंबर पक्का हो जाए। हमारी कोशिश ये रहेगी कि अगर एक 1 मार्क क्वेश्चन आता है फ्रॉम दिस सिंगल टॉपिक, तो वो हमारा गलत नहीं होना चाहिए आफ्टर स्टडिंग दिस टॉपिक। इस तरीके से हमें ये टॉपिक नहीं, हर एक टॉपिक पढ़ना है। ओके, देन ओनली वी कैन क्रैक नॉर्सेट। तो सबसे पहले देख लेते हैं मेटाप्लेजिया क्या है। मेटाप्लेजिया सिंपली हमको अगर कुछ भी याद नहीं आए, इतनी लंबी चौड़ी कहानी याद ना आए, तो हमें मेटाप्लेजिया से हमें सिर्फ एक वर्ड याद रखना है, रिप्लेसमेंट। मेटाप्लेजिया सिंपली रिप्लेसमेंट है। रिप्लेसमेंट है एक तरह के सेल्स का दूसरे तरह के सेल्स से। ठीक है, तो नॉर्मली क्या होता है, ये एक हमारा टिश्यू है। इस टिश्यू में ये टिश्यू ऑर्गेनाइजेशन है सेल्स का, और इस एक तरह के टिश्यू में एक स्पेसिफिक तरह के सेल्स होंगे, राइट। जैसे कि सबसे पहले क्या होते हैं, स्टेम सेल्स होते हैं। आपको पता होगा क्या होते हैं स्टेम सेल्स। और स्टेम सेल्स में ऐसी पोटेंशियल होती है, ऐसा ताकत होती है कि वो हमारे बॉडी के डिफरेंट टाइप के सेल्स को बना सकते हैं। ठीक है, तो जब स्टेम सेल्स से अलग अलग सेल्स बनते हैं, तो सपोज़ किडनी के सेल्स हैं, किडनी के सेल्स अलग हैं, लाइक नेफ्रॉन्स जो हैं उनका काम अलग है बिल्कुल न्यूरॉन्स से जो हमारे ब्रेन में है। ठीक है, उनका काम बिल्कुल अलग है लिवर सेल्स से, जिनका लिवर सेल्स का योगदान है हमारे ग्लूकोज के मेटाबॉलिज्म में, डिफरेंट प्रोटीन्स बनाने में, है ना, ड्रग्स का मेटाबॉलिज्म करने में। ठीक है, तो ये जो है सारे सेल्स एक दूसरे से फंक्शन में अलग हैं। इसी प्रोसेस को, इसी कला को बोलते हैं डिफ्रेंसिएशन। तो एक वर्ड आपको पता होना चाहिए, डिफ्रेंसिएशन क्या होता है। ये बार बार हर जगह आएगा ये, तो इसलिए ये टर्म से आप रूबरू होने चाहिए कि डिफ्रेंसिएशन मतलब उस सेल को उसका जॉब पता है, उसको क्या करना है वो पता है। ठीक है, उसका फंक्शन उसको पता है, तो वो डिफरेंशिएटेड सेल कहलाएगा। कैसा सेल कहलाएगा? डिफरेंशिएटेड सेल कहलाएगा। ठीक है, ये क्लियर हो गई कहानी। इसके बाद हम आगे बढ़ सकते हैं। सो मेटाप्लेजिया का मतलब है रिप्लेसमेंट। और रिप्लेसमेंट किसका हो रहा है? एक सेल का रिप्लेसमेंट हो रहा है दूसरे सेल से। एक टिश्यू होता है, उस टिश्यू में एक ही तरह के सेल्स पाए जाते हैं, और जैसे वो सारे मिलके ना एक ऑर्गेनाइजेशन के लिए, जैसे सारे लोग काम कर रहे होते हैं ना एक ऑर्गेनाइजेशन में, वैसे ही वो सेल्स सारे मिलके उस टिश्यू के लिए काम कर रहे होते हैं। लेकिन यहाँ पे गड़बड़ क्या होती है मेटाप्लेजिया में, कि यहाँ पे ये जो सेल है ये थोड़ा अलग आ गया। इसका जॉब काफ़ी अलग है इनसे। ठीक है, सो ये कहलाएगा हमारा मेटाप्लेजिया, यानी कि 1 टाइप के फुल्ली डिफरेंशिएटेड सेल्स का रिप्लेसमेंट हो रहा है। उनकी जगह दूसरे जो सेल आ रहे हैं वो भी डिफरेंशिएटेड हैं, उनको भी पता है कि काम क्या है, बट उनका काम थोड़ा अलग है। इसको हम ऐसे भी समझ सकते हैं कि एक दिन आईसीयू स्टाफ कम था, तो उसकी जगह हमने एक वार्ड से नर्स बुला ली। अब ऐसा तो नहीं कि वार्ड की नर्स आईसीयू को संभाल नहीं पाएगी, लेकिन आईसीयू का काम जो है थोड़ा सा गड़बड़ जरूर करेगी, क्योंकि उसको आईसीयू के एटमॉस्फेयर की, आईसीयू के फंक्शंस कैसे है संभालने, उसकी उतनी नॉलेज नहीं है ना। सो ऐसे यहाँ पे होता है कि एक फुल्ली डिफरेंशिएटेड सेल्स थे, उनकी जगह कोई दूसरे फुल्ली डिफरेंशिएटेड सेल्स आ गए। ऐसा नहीं है कि वो बिल्कुल नालायक है, काम नहीं कर रहे, काम तो कर रहे हैं पर कुछ और काम कर रहे हैं वो सेल, है ना। और नॉर्मली वो सेल वहाँ नहीं पाए जाते थे, तब उस कंडीशन को कहा जाता है मेटाप्लेजिया। जैसे कि इसके एग्जांपल्स के थ्रू समझेंगे तो ये कहानी बहुत अच्छे से समझ में आएगी। तो मेटाप्लेजिया 2 तरह का हो सकता है, फिजियोलॉजिकल यानी कि नॉर्मल स्थिति में भी हो सकता है, और पैथोलॉजिकल यानी कि किसी बीमारी में, है ना, जो कि पैथोलॉजी क्रिएट कर रहा हो, जहाँ पे पैथोलॉजिकल कॉज हो, वहाँ पे भी हो सकता है। सो मेटाप्लेजिया का फिजियोलॉजिकल एग्जांपल है सबसे अच्छा, कि जब
ऑसिफिकेशन होता है, राइट। ऑसिफिकेशन, एंडोकॉन्ड्रल ऑसिफिकेशन। ऑसिफिकेशन हमने पढ़ा था फिजियोलॉजी में, 2 तरह का होता है ना, मेम्ब्रेनियस एंड एंडोकॉन्ड्रल। तो एंडोकॉन्ड्रल में हमने देखा है कि कार्टिलेज पैटर्न जो है ना, जितना भी हमारा स्केलेटल पैटर्न है, पहले वो कार्टिलेज के फॉर्म में तैयार होता है, और फिर वो कार्टिलेज जो है वो बाद में कार्टिलेज सेल्स की जगह कौन से सेल आ जाते हैं, बोन सेल्स आ जाते हैं, है ना। सो कार्टिलेज बन जाता है बोन। ये हमारा फिजियोलॉजिकल एग्जाम्पल हो गया मेटाप्लेजिया का। नॉर्मली ऐसा होता है, हम सब में ऐसा होता है, और ये कोई बीमारी नहीं है। यहाँ पे सिंपली कार्टिलेज सेल्स की जगह बोन सेल्स बन जाते हैं, आ जाते हैं, ठीक है, चेंज हो जाते हैं। सो मेटाप्लेजिया हो गया ये। एंड देन पैथोलॉजिकल एग्जाम्पल क्या होगा इसका, क्रोनिक स्मोकर्स में अगर हमने देखा है लॉन्ग टाइम से जो स्मोकिंग कर रहे हैं, तो उनकी जो एपिथीलियम, रेस्पिरेटरी एपिथीलियम है, वो चेंज हो जाती है। किसमें, स्क्वामस एपिथीलियम में। रेस्पिरेटरी एपिथीलियम कौन सी होगी, सीलिएटेड एपिथीलियम, है ना, सीलियास होंगे वहाँ पे, सीलिएटेड एपिथीलियम होगी वो। और वो सीलिएटेड ना होके कैसी बन जाती है, स्मोकर्स में स्क्वामस एपिथीलियम बन जाती है। सो ये एक प्रॉब्लम है, एंड इसलिए पैथोलॉजिकल में रखा गया है इस एग्जाम्पल को, ठीक है। सो ये हो गया पैथोलॉजिकल एपिथीलियल मेटाप्लेजिया। और ख़ास बात मेटाप्लेजिया के बारे में, इफ़ नॉट करेक्टेड ऑन टाइम, उस बंदे ने स्मोकिंग समय से नहीं छोड़ी, तो जो हो सकता है कि उसका मेटाप्लेजिया डिस्प्लेजिया में कन्वर्ट हो जाए। डिस्प्लेजिया क्या है वो अभी हम पढ़ेंगे। हो सकता है कि उसका मेटाप्लेजिया सीधे कैंसरस लीजन में कन्वर्ट हो जाए, और ये भी हो सकता है कि उसका मेटाप्लेजिया पहले डिस्प्लेजिया में कन्वर्ट हो, और फिर वो डिस्प्लेजिया आगे कैंसरस लीजन का फॉर्म ले ले। यानी कि अधिकतर हम देखते हैं कि स्मोकिंग में क्या होता है, स्मोकर्स को जो लंग कैंसर है वो इसी तरीके से फॉर्म होता है, पहले मेटाप्लेजिया एंड देन मेटाप्लेजिया कैन चेंज टू डिस्प्लेजिया और एनाप्लेजिया, और डायरेक्ट सीधे सीधे लंग कैंसर भी हो सकता है, ठीक है। तो ये कंडीशन कैसे भी हो सकती है, स्टेज वाइज और सडनली भी हो सकती है। देन नेक्स्ट चीज़, जो नेक्स्ट टर्म है वो है डिस्प्लेजिया। सो हमने ये पूरी कहानी पढ़ ली, लेकिन एक बार हर एक चीज़ को ब्रीफ में याद रखना भी ज़रूरी है। जैसे डी फॉर डिस्प्लेजिया, और डी से हम याद रखेंगे डिसऑर्डर्ड ग्रोथ, ठीक है। सो डिस्प्लेजिया को हमेशा हमें ऐसे याद रखना है कि एक डिसऑर्डर्ड ग्रोथ है, ग्रोथ हो रही है पर डिसऑर्डर में हो रही है। कैसा डिसऑर्डर है भाई, उसकी साइज मतलब जो भी सेल हैं, एक टिश्यू है, उस टिश्यू के अंदर डिफरेंट सेल आ गए हैं, और उन सेल का साइज़ अलग है, उनकी शेप अलग है, उनका ऑर्गेनाइजेशन अलग है ना। ये कंडीशन डिस्प्लेजिया के बारे में जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ हमें याद रखनी है कि ये रिवर्सिबल है। अगर हमने स्टिमुलस टाइम पे रिमूव कर दिया तो हम बच सकते हैं, चांसेस हैं कि हम बच सकते हैं का, है ना। इट इज़ ऑफन द अर्लीस्ट फॉर्म ऑफ प्री कैंसरस लीजन। अगर नहीं समय पे संभाला गया तो ये आगे कैंसर का फॉर्म ले लेगा, इसीलिए ये प्री कैंसरस, कैंसर से पहले वाले लीजन्स के फॉर्म में इसको अर्लीस्ट फॉर्म रखा गया है डिस्प्लेजिया को, ठीक है। एग्जाम्पल्स क्या रहेंगे, एग्जाम्पल्स हैं मोस्ट कॉमन सर्वाइकल डिस्प्लेजिया, जो कि लो ग्रेड का भी होता है, हाई ग्रेड का। हाई ग्रेड का बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं कि वो फिर वो सर्वाइकल कैंसर में तब्दील हो जाता है, बदल जाता है। फोर्थ मोस्ट कॉमन कैंसर है फीमेल्स में सर्वाइकल कैंसर, ये आपके लिए एक एक्स्ट्रा मार्क्स हो गया, ठीक है। और हिप डिस्प्लेजिया इसका अनदर एग्जाम्पल है डिस्प्लेजिया का। हिप डिस्प्लेजिया इज़ वन ऑफ द मोस्ट कॉमन डेवलपमेंटल डिस्प्लेजिया, जिसमें कि आप देखोगे कि जो हिप का सॉकेट है या हिप का जो जॉइंट है उसमें प्रॉब्लम आ गई है, ठीक है। क्योंकि उसके सेल्स प्रॉपर्ली ऑर्गेनाइज नहीं है, या उनके शेप में गड़बड़ है, या उनके साइज़ में गड़बड़ है। उस गड़बड़ की वजह से वो पूरे के पूरे सॉकेट में गड़बड़ है, और जो फीमर है उसका अच्छे से अटैचमेंट नहीं हो पा रहा है, फीमर बोन अच्छे से अटैच नहीं हो पा रही है। तो आप देखोगे कि प्रॉब्लम की वजह से ये जो बच्चा है इसके लिम्स जो हैं वो छोटे बड़े दिखेंगे, उसको चलने में डिफ़िकल्टीज होंगी। एक डेवलपमेंटल डिस्प्लेजिया है जो कि बिफोर बर्थ ही बच्चे में प्रेजेंट रहेगा। नाउ नेक्स्ट इज एनाप्लेजिया। सो ये एनाप्लेजिया है वर्स्ट फॉर्म। मेटाप्लेजिया था, हमने यहाँ पे स्टिमुलस अगर हटा देते तो पर्सन की अच्छी खासी रिकवरी हो जाती। तो इसीलिए हमें पता होना चाहिए कि अर्ली प्रिवेंशन बहुत ज़रूरी है। हमने अर्ली प्रिवेंशन कर लिया मेटाप्लेजिया का, तो हम अर्ली प्रिवेंशन कर सकते हैं कैंसर का, कैंसर डेवलपमेंट से होने से रोक सकते हैं, कैंसर डेवलप होने से, राइट। तो मेटाप्लेजिया नहीं रोक पाए तो वो चेंज हो गया डिस्प्लेजिया में, और डिस्प्लेजिया तो फिर
ये भी रिवर्सिबल था यहाँ तक, लेकिन डिस्प्लेसिया को भी नहीं रोक पाए, तो देन इट कैन लीड टू कंडीशन एनाप्लेसिया। ठीक है, एनाप्लेसिया हो सकता है मैलिग्नेंट कैंसर है ये, यहाँ पे टोटल कंट्रोल चला जाता है, सेल्स जो हैं वो अपना पूरा नॉर्मल फंक्शन भूल चुके हैं। भाई यहाँ तक तो एक सेल कुछ सेल्स अपने काम कर रहे थे और कुछ नए सेल आ गए मेटाप्लेसिया में। डिस्प्लेसिया में ऐसा हुआ कि सेल्स की शेप, साइज, ऑर्गेनाइजेशन गड़बड़ हो गया, लेकिन एनाप्लेसिया में टोटल कंट्रोल ही चला गया। आया डिफरेंस समझ में आपको? यहाँ पे कम्प्लीटली अनडिफ्रेंशिएटेड ट्यूमर सेल्स मौजूद हैं, ऐसे नालायक सेल्स मौजूद हैं जिन्हें अनडिफ्रेंशिएटेड है, मतलब जिन्हें अपना काम ही नहीं पता कि उन्हें क्या करना है, उन्हें अपने जीवन का उद्देश्य ही नहीं पता इन सेल्स को। ये सेल्स सिर्फ खाना जानते हैं और रिप्रोड्यूस करना जानते हैं। ठीक है, तो ये सेल्स सब लोगों का खाना खाएंगे, बाकी के सारे सेल्स का खाना खाएंगे और तेज़ी से रैपिडली ग्रो करेंगे और एक बहुत बड़ा सा ट्यूमर बना लेंगे, और इसीलिए बहुत ज़्यादा मैलिग्नेंट फॉर्म के वर्स्ट काइंड ऑफ पुअर प्रोग्नोसिस वाले के एनाप्लेसिया जहाँ पे हमें देखने को मिलता है वो होते हैं हमारे मैलिग्नेंट एंड मेटाप्लास्टिक कैंसर्स। ये हाईली मैलिग्नेंट और मेटाप्लास्टिक कैंसर की कैरेक्टरिस्टिक है एनाप्लेसिया। ठीक है, और यहाँ पे पुअर प्रोग्नोसिस होती है, ये तो मैंने बता ही दिया आपको। एग्जाम्पल में आप ले सकते हो कोई भी मैलिग्नेंट कैंसर, जैसे यहाँ पे मोस्ट कॉमन है एनाप्लास्टिक थायराइड कैंसर, एनाप्लास्टिक लार्ज सेल लिम्फोमा। ये मोस्ट एक्सट्रीम डिस्टर्बेंस होता है इन द सेल ग्रोथ, है ना। जैसे कि हमने पहले ही बात की कि स्टेम सेल्स जो हैं उनको पता है कि उन्हें कौन कौन से सेल्स बनाने हैं, तो उन्होंने सेल्स डिफ्रेंशिएशन कर दिया, कुछ सेल्स नेफ्रॉन्स बन गए और यूरिन फॉर्मेशन में काम आने लगे, कुछ न्यूरॉन्स बन गए। ठीक है, ब्रेन सिग्नलिंग में इसमें काम आने लगे, कुछ लिवर सेल्स बन गए, कुछ सेल्स सिलिएटेड एपिथेलियम के बन गए। इस तरीके से डिफ्रेंशिएशन होता है, ये हमने स्टार्टिंग में पढ़ा है ना। बट एनाप्लेसिया में क्या होता है कि वो सेल अपनी सारी क्या बोलते हैं काम करने की क्षमता खो देता है, वो एक स्टेम सेल की तरह बन जाता है। स्टेम सेल मतलब जो सेल को अभी डिफ्रेंशिएशन ही नहीं हुआ है, जिस सेल को पता ही नहीं कि क्या करना है, वो एक स्टेम सेल जैसा सेल बन जाता है एनाप्लेसिया में और तेज़ी से रैपिडली ग्रो कर रहा होता है, उसको हम एनाप्लेसिया बोलते हैं। सो आई थिंक ये मोटी मोटी कहानी के तौर पे समझने का मतलब ये है कि अब चाहे आप क्वेश्चन की लैंग्वेज चेंज कर लो, क्वेश्चन में चाहे कितने भी अलग अलग तरह के ऑप्शंस डाल दो, हम अपना आंसर ढूंढ ही लेंगे, है ना। तो इस तरीके से आपको ये टॉपिक पढ़ना है और इस तरह के और टॉपिक्स के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। वीडियो को एंड करने से पहले हम एक क्वेश्चन भी देख लेते हैं जिससे कि हमें थोड़ी और क्लैरिटी मिल जाए रिगार्डिंग दिस। ओके, ये क्वेश्चन देखेंगे हम। रिवर्सिबल चेंज इंक्लूडिंग द रिप्लेसमेंट ऑफ वन टाइप ऑफ अडल्ट सेल्स विद अदर टाइप इज कॉल्ड। सो हमें काफ़ी क्लियरली दिख रहा है एक वर्ड रिप्लेसमेंट, और दूसरा हमने और भी अगर लैंग्वेज में जाएं तो यहाँ पे एक तरह के एडल्ट सेल्स दूसरे तरह के सेल से रिप्लेस हो रहे हैं, इसको हम क्या कहेंगे। आई थिंक अब कोई कन्फ्यूजन नहीं है, आंसर काफ़ी क्लियरली दिख रहा है, आंसर है मेटाप्लेसिया। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। ओके, सो क्वेश्चन ये है कि व्हेन द सेल्स in malignancy resemble their undifferentiated primitive cells, they are said to be। जब सेल्स मैलिग्नेंसी की स्टेट में बिल्कुल अनडिफ्रेंशिएटेड प्रिमिटिव सेल्स की तरह बिहेव करने लगते हैं, मींस वो अपना फंक्शन नहीं जानते, टोटल कंट्रोल खो चुका है, प्रिमिटिव सेल यानी कि स्टेम सेल की तरह बिहेव करने लगे हैं, तो उसको हम क्या कहेंगे। आई थिंक मेरे क्लास में जितने भी स्टूडेंट्स हैं उनको अभी तक आंसर मिल गया होगा, और मैं 1-2 सेकेंड और देना चाहूँगी। यू कैन लॉक योर आंसर। यस, सो आंसर इज़ क्या होगा, आंसर हो जाएगा ए, एनाप्लास्टिक, है ना। तो और भी काफ़ी सारे क्वेश्चन आपको मिलते जाएंगे रिगार्डिंग सेलुलर एडेप्टेशन दिस टॉपिक, और कोई भी क्वेरी है, कोई डाउट है या कोई चीज़ छूट गई है वो आप फ्रीली कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। आई विल बी वेरी हैप्पी टू आंसर यू गाइज। ओके, सो तब तक के लिए कीप स्टडिंग, एंड वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को बहुत सारा प्यार दीजिएगा। थैंक यू एंड हैव अ गुड डे।